Welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 10th November 2023. So now we come to first news. Ethics panel recommends disqualification of मोइत्रा. ठीक है, तो बेसिकली जो महुआ मोइत्रा जी हैं, ये एमपी हैं तृणमूल कांग्रेस की, और इन पर एलिगेशन ये है कि इन्होंने कैश फॉर क्वेरी, तो इन्होंने किसी बिजनेसमैन के बिहाफ पर पार्लियामेंट में कुछ क्वेश्चंस पूछे और उसके लिए इन्होंने पैसे लिए। ठीक है, अब इनका जो मैटर है, इट वाज रेफर्ड बिफोर द एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी के अगेंस्ट एथिक्स कमेटी के सामने इनका मैटर क्यों रखा गया, उसका रीजन ये था क्योंकि इस तरह से पैसे लेकर क्वेश्चन पूछना, इट इज अगेंस्ट द एथिक्स ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्योंकि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनको जनता इलेक्ट करके भेजती है ताकि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें। ठीक है, लेकिन क्योंकि इन्होंने गलत किया, ऐसे इन पर एलिगेशन है, तो यहाँ पर इसलिए इनको एथिक्स के पैनल के सामने प्रेजेंट होने के लिए कहा गया। लेकिन जब ये प्रेजेंट हुई तो ये वहां पर कुछ और इशू हो गया, और इन्होंने इनके एलिगेशन ये थे महुआ मोइत्रा जी के कि देवर आस्किंग वेरी पर्सनल क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए ये वहां से आ गई। So now the ethics panel has recommended her disqualification as a member of parliament. ठीक है, now अब क्या होगा फर्दर एक्शन, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इसमें? तो जैसे इन्होंने इसको डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया है एथिक्स पैनल ने, तो 4 दिसंबर से जो हमारा पार्लियामेंट का नया सेशन हो रहा है, उसमें जो हमारे स्पीकर साहब हैं ओम बिरला जी, वो उस पर एक्शन लेंगे और उसको हाउस के सामने रखेंगे। ठीक है, और अगर हाउस उसके फेवर में वोट देता है, यानी कि हाउस अगर एथिक्स पैनल के रिकमेंडेशन के फेवर में वोट देता है, तो महुआ मोइत्रा जी जो है डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। लेकिन अगर हाउस उसके फेवर में वोट नहीं देता है, देन शी विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, इन्होंने ये कहा है, महुआ मोइत्रा जी का पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये तो पहले से ही प्लान था, ठीक है, मुझे इस तरह से निकालना, और दूसरी बात यह है कि मैं फिर से जीत कर आऊंगी। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पॉइंट और द नेक्स्ट न्यूज। बिहार हाउस passes bill raising ceiling on caste quota to 65%। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड समझेंगे न्यूज की, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखिएगा, देयर इज आर्टिकल 15 एंड 16 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो रिजर्वेशन की बात करते हैं, और आर्टिकल 14 बात करता है राइट टू इक्वलिटी की। तो आर्टिकल 14 तो बात करता है कि सभी लोग इक्वल हैं और कोई रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन बेसिकली जो आर्टिकल 15 एंड 16 है, दे deal with the reservation. Article 15 deals with the reservation is an reservation in educational institutions, and 16 deals with the reservation in employment, मतलब गवर्नमेंट जॉब। इस पर रिजर्वेशन की एक अपर सीटिंग लिमिट थी, that was imposed by the, or that was decided by the Honorable Supreme Court in the case of Indira Sahani वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1992 का केस है, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस को मंडल कमीशन केस भी हम बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल दिस केस मंडल कमीशन केस, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 50% सीटिंग लिमिट बनाई, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट जाकर 65% रिजर्वेशन दिया। पहला पॉइंट ये है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल है, तो आंसर ये है कि जो लेजिस्लेचर है, दैट कैन एनेक्ट द लॉ अगेंस्ट द डिसीजन गिवन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट पॉइंट इज दैट if somebody challenge this quota before honorable supreme court again, then honorable supreme court again can check its constitutional validity।
तो अगर कोई पर्सन फिर से इसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज करता है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो इसमें क्या करेंगे, वो इसमें इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चेक कर लेंगे। ठीक है। अब क्या हुआ है कि उन्होंने जो ये दिया है, टुगेदर विद द 10% इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस कोटा, द बिल विल पुश रिजर्वेशन इन बिहार टू 75%। तो 65% तो जनरल हो गया, 10% अगर इसमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को और जोड़ देंगे तो ये टोटल 75% हो जाएगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो सीलिंग लिमिट है दैट वाज फिक्स्ड बाय 50% ओनली। नाउ अब हम देखते हैं इसको, इसका नाम है द बिहार रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल, कोटा फॉर एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस। अब इसमें क्या होगा, विल रेज्ड फ्रॉम द एग्जिस्टिंग, तो अभी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का कोटा है बिहार में वो 18% है, अब ये इस अमेंडमेंट के बाद ये 25% हो जाएगा। बैकवर्ड क्लासेस का एग्जिस्टिंग एट दिस पॉइंट 12% है, ये 18% हो जाएगा। शेड्यूल्ड कास्ट का 16 से 20% हो जाएगा। ये इसके इम्प्लीकेशंस होंगे। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग बैन वॉन्ट अप्लाई टू पोकर और रमी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब बेसिकली क्या है, मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु गवर्नमेंट के, ठीक है, जो एक एक्ट है इसमें प्रोहिबिशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग, गैम्बलिंग एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स एक्ट 2022, ठीक है, इसको पूरी तरह से स्टक डाउन करने से मना कर दिया है। ठीक है, उन्होंने कहा है कि द रूल्स दैट प्रोहिबिशन वुड अप्लाई ओनली टू गेम्स ऑफ चांस एंड नॉट टू द गेम्स ऑफ स्किल। ठीक है, अब हम समझते हैं इसको। तो एक तो ये जो टॉपिक है आपका रिलेट करता है हमारे वेजरिंग एग्रीमेंट से, वेजरिंग एग्रीमेंट एंड कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट से। तो वेजरिंग एग्रीमेंट को सेक्शन 330 में, सेक्शन 30 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है, और जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो 31 से 36 तक दिए गए, सेक्शन 31 से 36। अब वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होते हैं? वेजरिंग एग्रीमेंट वो होते हैं जब हम किसी ऐसे गेम पर या इस तरह की बैट लगाते हैं जो कि टोटली चांस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। इसीलिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा है कि जो बैन है वो केवल उन्हीं पर लगेगा जो कि जो गेम्स पूरी तरह से चांस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर कोई गेम चांस पे डिपेंडेंट है then that may fall under the wagering agreement, and wagering agreement are void, means these are not enforceable by law। लेकिन अब अगर कुछ गेम्स हैं जैसे रमी और पोकर, ये जो गेम्स हैं, ये गेम्स जो हैं वो पूरी तरह से चांस पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि ये किसी पर्सन की स्किल पे डिपेंड करते हैं जो कि इन गेम को खेलता है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इन दो गेम्स को सुप्रीम कोर्ट वुड बिकम गेम्स ऑफ चांस व्हेन प्लेड ऑनलाइन। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो रमी और पोकर गेम है दीज आर द गेम ऑफ स्किल एंड नॉट द गेम ऑफ चांस। सो अगर ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है कि रमी और पोकर के गेम जो हैं ये स्किल पर डिपेंड करते हैं, तो इसका मतलब दीज विल नॉट बी कंसीडर्ड एज इलीगल। ठीक है, एंड ऑनरेबल कोर्ट or honorable high court will not have power to go against the decision of honorable supreme court। क्योंकि अगर किसी गेम को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लीगल डिक्लेयर कर दिया है तो ऑनरेबल हाई कोर्ट उस गेम को इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आगे अगर हम देखें इसमें सेम ब्रेन एक्टिविटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो गेम पहले ऑफलाइन खेले जाते थे वो अब ऑनलाइन खेले जा रहे हैं, लेकिन दोनों में सिमिलर ब्रेन एक्टिविटी लगती है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा है द बेंच हेल्ड दैट द डेफिनेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग अंडर सेक्शन 2 क्लॉज आई ऑफ द एक्ट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द गेम ऑफ चांस ओनली। तो उन्होंने जो ऑनलाइन गेमिंग की जो डेफिनेशन है
सेक्शन 2I में ऑफ दिस एक्ट, तो वो केवल गेम्स ऑफ चांस तक ही लिमिटेड होनी चाहिए, एंड इट शुड नॉट लिमिट टू द all kinds of online gaming. Now we come to next news. Nagaland nod for 33% quota for the women in urban local bodies. तो देखिएगा, पहला पॉइंट तो ये है कि जो नागालैंड है, इससे संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल प्रोविजंस है। तो ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सेक्ट आर्टिकल 371A of the Constitution of India gives the special provisions or special right to the नागालैंड पीपल, ठीक है, या स्टेट ऑफ नागालैंड। पहला पॉइंट ये। अब यहाँ पर नागालैंड ने एक बिल पास किया है जिसमें कि जो फीमेल है हमारी, उनको 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा वहां। अब अगर हम इसका कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 ये पंचायत को डील करता है। तो यहाँ पर भी आर्टिकल 243D जो है वो 33% रिजर्वेशन देता है फीमेल को इन पंचायत इलेक्शन। सिमिलरली आर्टिकल 243T ये भी 33% रिजर्वेशन देता है तो टू ऑल फीमेल इन द म्युनिसिपल इलेक्शन को, ठीक है। इससे संबंधित है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इससे संबंधित है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे संबंधित है पंचायत से 11th शेड्यूल, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, और म्युनिसिपैलिटी से संबंधित है 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें 18 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये अब हमने आपको दे दी कुछ अदर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस, ठीक है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। नाउ ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। मोर देन 15 प्रोडक्ट फ्रॉम उत्तराखंड बैग GI टैग, ठीक है। अब ये GI टैग क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। यहां से जनरली एक क्वेश्चन जो है आपका लॉ में भी पूछा जाता है GI टैग से, एंड इट में आल्सो फॉर्म द पार्ट ऑफ GS, ठीक है। अब GI टैग क्या है, तो GI टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही एक एस्पेक्ट है। GI टैग की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अब ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब कोई प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए फेमस होता है, ठीक है, या वो प्रोडक्ट पर्टिकुलर प्लेस से एसोसिएटेड होता है, उसकी कोई क्वालिटी एसोसिएटेड होती है इस पर्टिकुलर प्लेस से, तो फिर उसको GI टैग दे दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब उस नाम के प्रोडक्ट को कोई और नहीं बेच सकता। ये एक काइंड ऑफ प्रोटेक्शन दी जाती है अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कुछ एग्जाम्पल समझे, जैसे कि आसाम टी है ना। दूसरा क्या होता है, बनारस की साड़ियां, फिरोजाबाद की चूड़ियां। इस तरह ये सब क्या है, ये फेमस GI टैग्स हैं। अब जनरली एग्जामिनर क्या पूछता है कि जो करंट में दिए जा होते हैं GI टैग्स, उनको वो पूछ लेता है उनमें से किसी एक को। तो उत्तराखंड में 15 को ये दिया गया है, ठीक है। उत्तराखंड मंडुआ finger millets grown in Garhwal and Kumaon, which is a part of staple diet in many parts of the state, and Jhangora, a home ground millets were on the list, ठीक है। तो ये जो हमने आपको बताए हैं, मंडुआ इसको मिला है GI टैग, ठीक है, और दूसरा है झंगोरा, इसको भी मिला है, ठीक है। ये भी लिस्ट में थे। आपको बेसिक बस इसको रटना नहीं है, एक आइडिया लगा लेना है कि इसको GI टैग मिला, तो आप फिर समझ जाएंगे इफ यू प्लीज स्टडी 2-3 टाइम्स। नाउ जस्टिस एंगर एंड निठारी एक्विटेड, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दो एक्यूज पर्सन को, मिस्टर सुरेंद्र कोहली और मोहिंदर सिंह पंढेर को एक्विट कर दिया। उसमें कंसर्न ये था कि ये जो मामला है ये 2006 का है,
और 2006 में काफी बच्चों की मतलब डेड बॉडी मिली थी, ठीक है। जिसमें क्या हुआ कि फिर इन लोगों ने कन्फेस भी किया और इन पर सीबीआई ने केस रजिस्टर किए, 16 केसेस रजिस्टर किए मर्डर के, ठीक है। इनको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी भी दे दी, लेकिन जब इनकी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास गई, ठीक है, तो उसने कह दिया कि ये इस मामले को कंसर्न हाई कोर्ट डिसाइड करे। लेकिन कंसर्न हाई कोर्ट हेयर मींस इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सब्सिक्वेंटली ये डिसाइड किया कि देयर वाज नो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन इन दीज केसेस, ठीक है, या वी कैन से दैट द लैक ऑफ ड्यू इन्वेस्टिगेशन और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई और द पुलिस, और जिस आधार पर इन लोगों को एक्विट कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर ऑथर का जो व्यू है, ऑथर स्तुति राय है, ठीक है, एंड शी इज द स्टूडेंट और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, ठीक है। इनके ये व्यू पर्सनल है, ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हर व्यूज। तो इनका व्यू ये है कि क्या इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली ना होना, ठीक है, इसके आधार पर किसी एक्यूज को छोड़ दिया जाएगा और उस बात का कोई कंसर्न नहीं रखा जाएगा कि इन लोगों ने रियली जो है ऑफेंस किया था या दीज बोथ पीपल वर रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग द डेथ ऑफ 16 चिल्ड्रन, ठीक है। अब अगर केवल लैक ऑफ एविडेंस या इरेगुलरिटी, ठीक है, इन द एविडेंस और नॉट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के आधार पर हमने एक्यूज पर्सन को, जिसको कि हम अदरवाइज जानते हैं कि उन्होंने ऑफेंस करा था, ठीक है, क्या इस बात पर छोड़ा जा सकता है? तो यहाँ पर इनका पॉइंट ये है कि अगर केवल इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है और प्रूफ उस पर्सन के अगेंस्ट हमारे पास अवेलेबल है, तो केवल इस आधार पर ही एक्यूज को नहीं छोड़ना चाहिए। दिस इज द कंसर्न रेज्ड बाय द ऑथर। Now, why has the government issued a directive on deep fake? तो deep fake क्या होता है? Deep fake क्या होता है कि it is a kind of misuse of the technology, ठीक है। रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो दो एक्ट्रेस हैं, रश्मिका मंदाना और कैटरीना कैफ। इनकी जो पिक्चर्स हैं वो ऑनलाइन सरफेस हुई थी जब से ये कंसर्न थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ठीक है। तो अब लोग क्या करते हैं, कुछ जो आईटी के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी की भी इमेज में थोड़ा सा चेंज करके उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगा देते हैं। तो इसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने रूल्स लाई है, गवर्नमेंट जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट करती है इसमें कि उसको अगर जब इसको किसी को ऐसे पता चलता है कि इस तरह से कोई न्यूज वहां पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई है, ठीक है, और जो कि गलत है, किसी पर्सन के बारे में है, तो यहाँ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 36 आवर्स में उस कंटेंट को हटा दे। नाउ इंडिया फाइल्स अपील अगेंस्ट द डेथ पेनल्टी टू 8 फॉर्मर नेवी पर्सनल इन कतर। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के 8 जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स थे वो अभी कतर में काम कर रहे थे किसी कंपनी के लिए, ठीक है, लेकिन उन पर एलिगेशन ये लगे कि उन्होंने कतर जो कंट्री है उसकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को चुराया, ठीक है, और इसी इंफॉर्मेशन के आधार पर उनको फांसी की सजा दे दी वहां के कोर्ट ने, ठीक है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें सारे लीगल ऑप्शंस देख रही है कि क्या क्या हमारे पास लीगल ऑप्शंस हो सकते हैं जिससे कि हम अपने कंट्री के लोगों को फांसी की सजा से बचा सकें। तो उसी डिसीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपील फाइल कर दी है नेक्स्ट कोर्ट में, जहाँ की यूजुअली अपील लाई करती है। नाउ वी विल सी व्हाट विल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ द कतर। Next, need to expedite trial in cases against MP MLA, Supreme Court tells High Court। तो यहाँ पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है और पर्टिकुलरली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उन्होंने लोकसभा इलेक्शन से पहले सभी हाई कोर्ट को ये डायरेक्शन दी है कि वो अपने यहाँ स्पेशल बेंचेस बनाएं और जो भी हमारे MP MLAs हैं जिन पर या तो डेथ पेनल्टी का पनिशमेंट है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का है या 5 साल का है
और उन्होंने ऐसे ऐसे ऑफेंस करे हैं कि जिनमें उनको ये पनिशमेंट मिले हैं, ठीक है, या जिनमें ये पनिशमेंट मिल सकते हैं, ठीक है, उनके ट्रायल को बहुत जल्दी से फाइनल किया जाए, ठीक है। उनका पर्पज मानना ये है कि हमारे देश में अभी जो 40% पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन पर कोई ना कोई क्रिमिनल केसेस रजिस्टर है। अब होता क्या है कि जब किसी एमएलए या एमपी पर कोई क्रिमिनल केस होता है, तो वो क्रिमिनल केस सालों साल चलता रहता है और उस केस में कभी भी कोई डिसीजन मतलब नहीं आता। यूजुअली 50 साल 60 साल तक कोई डिसीजन नहीं आता, ठीक है। जिसका बेनिफिट क्या होता है कि जिसका बेनिफिट इन लोगों को होता है, और जब तक डिसीजन नहीं आएगा, जब तक इनका कन्विक्शन नहीं होगा, तब तक इनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुसार, ठीक है, या किसी और कानून के अनुसार। तो जब तक डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, तब तक ये अपनी पोजीशन पर बने रहेंगे। तो इसी बात पर कंसर्न जाहिर करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हाई कोर्ट से कि वो अपने यहाँ पर स्पेशल बेंचेस बनाए, और उन सभी स्पेशल बेंचेस के द्वारा जो हमारे एमएलए और एमपीज हैं, उनके केसेस को क्विकली ट्राई करें। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। US Secretary to Defense ऑस्टिन अराइव्स इन इंडिया फॉर 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है। तो यहाँ पर ये एंटोनी ब्लिंकन और यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है जे ऑस्टिन, लॉयड जे ऑस्टिन, ये दोनों इंडिया में आए हैं, ठीक है। और अब यहाँ पर 2+2 डायलॉग होगा। अब 2+2 डायलॉग में जो जो मेजर डील हमारे होने वाली है वो है 31 MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन and the manufacture of General Electric F414 jet engine in India, which has been chosen to power to indigenous light combat aircraft। तो ये दो मेजर जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन पर बात हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए केवल ये दो मेजर प्रोजेक्ट का नाम जानना। नाउ सुप्रीम कोर्ट अटेन्स फुल स्ट्रेंथ एज केस लॉन्ग नियर 80,000। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में एट प्रेजेंटली 80,000 केसेस हैं, और अभी हमारे जो सीजीआई साहब हैं वाई डी चंद्रचूड़ जी, उन्होंने कंसर्न रेज किया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रेंथ पूरी नहीं होंगी, जजेस पूरे नहीं होंगे, तो फिर वो लोगों को स्पीडी ट्रायल या स्पीडी जस्टिस नहीं दे पाएंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे 3 हाई कोर्ट के जजेस हैं, जिसमें कि जस्टिस हैं दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जी, राजस्थान एंड गुवाहाटी चीफ जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, और तीसरा है संदीप मेहता, ठीक है। इन तीनों का नाम रिकमेंड किया है कॉलेजियम ने, और ये 3 लोग भी अब जज बन गए हैं। तो अभी हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ है वो है 34, और ये फुल स्ट्रेंथ इससे पहले क्या थी, इससे पहले थी 30+1, 30 जजेस एक सीजीआई 31 होते थे, लेकिन अभी 2019 से ये हो गई है 33+1। तो इन 3 अपॉइंटमेंट के बाद, 3 जजेस के अपॉइंटमेंट के बाद जो हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है वो फुल हो गई है, ठीक है। और तो इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जब स्ट्रेंथ फुल है, तो अब हम जो हमारे केसेस हैं 80,000 बैकलॉग है सुप्रीम कोर्ट में, उन सबको जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ किया जाए या एडजुडिकेट किया जाए। नाउ सीबीआई ने इंडिपेंडेंट एजेंसी नॉट ए लिम्ब ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो बेसिकली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भारत सरकार पर ये एलिगेशन लगाए हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सीबीआई का मिसयूज करती है, और जो अपोजिट पार्टी के लीडर्स हैं उनके खिलाफ सीबीआई से केस कराती है, उनको अरेस्ट कराती है ड्यूरिंग द इलेक्शन, उन पर सीबीआई की ईडी की रेड डलवाती है। तो इसमें कहा है, तो यहाँ पर जो हमारे वो हैं अटॉर्नी जनरल, उनका रेस्पॉन्स ये आया है कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट एजेंसी एजेंसी है, और इसका सेंट्रल गवर्नमेंट से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इसका इनका कहने का मतलब ये है कि जो सीबीआई है वो सारे डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेती है, एंड देयर इज नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द डिसीजन ऑफ द सीबीआई। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़। So dear students, I have discussed all the important news in today's newspaper. I will come again with the next analysis. Till then, thank you very much. Goodbye.